प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और रूस यूक्रेन संकट का हर रोज बदलते समीकरण का असर हमने कच्चे तेल, मेटल्स और बुलियन पे भी आता हुआ देखा है। रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाने के बाद भी सप्लाई ना घटने की संभावना से कच्चे तेल ने अब फिर से यहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखी है। सोने में हल्का सा दबाव है, लेकिन मेटल्स में कीमतें में तेजी जारी है, जहां पर एल्यूमिनियम में हमने ऑल टाइम हाईज और निकल में 10 साल के हाईज बनते हुए देखे हैं। वहीं एग्री में एनसीडीएक्स पर सोया रिफाइंड और धनिये के भाव चढ़े हुए हैं। ऐसे में इन तमाम कमोडिटीज पर आपको क्या फंडामेंटल्स देखने चाहिए, क्या राय है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज के सुनील काटके, धन.co के जयप्रकाश गुप्ता और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। शो की शुरुआत हम कच्चे तेल से ही करेंगे, क्योंकि कल का दिन यहाँ पर काफी उठा पटक वाला रहा, काफी न्यूजी वाला भी था और हमने 99.5 तक यहाँ पर ब्रेंट को जाते हुए देखा, यानी कि $100 से सिर्फ 50 सेंट दूर, और उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली आई, क्योंकि बाजार को यह लगता है कि जो भी सैंक्शंस अब तक यहां पर आए हैं उसका कच्चे तेल की सप्लाईज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नरेंद्र तनेजा जी, आप कैसे देखते हैं इन सैंक्शंस को? क्या और सैंक्शंस आ सकते हैं? और जो बाजार ने एक हल्का सा साई ऑफ रिलीफ लिया है, क्या वो समय से पहले है? नहीं, देखिए, जो सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, फिर और भी लगाए हैं, अभी तक बाजार ये उसको मान के चल रहा है कि इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मेरी कल रात को कुछ मित्रों से जो एनर्जी के हैं मॉस्को में फोन पे बात हो रही थी और उनका कहना था रूस इस बात को लेकर बल्कि परेशान है कि इतना सम होने के बावजूद तेल जो ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों होता तो शायद जो है वो उनके फेवर में जाता, और रूबल डिप्रिशिएट हो गया है। तो कुल मिला के जो रूस से आयात करते हैं तेल का या गैस का, तो उनको थोड़ा नुकसान हुआ, कम नुकसान हो रहा है, क्योंकि रूबल जो है वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है मार्केट कहीं ना कहीं ये मान के बाजार चल रहा है कि ये शायद ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये ब्लो ओवर होगा, जिसमें समय लगने वाला है। लेकिन मार्केट का ध्यान एक तरफ तो सप्लाई की तरफ है, दूसरा डिमांड की तरफ है, और रूस की जहां तक बात है उनको लगता है कि शायद कोई फुल ब्लोन वॉर जो है वो नहीं होगी, और अगर वो नहीं होती है, सैंक्शंस ही खाली रहते हैं। और अभी जो सैंक्शंस लगे हैं वो ऐसे हैं जो काफी हद तक सुपरफिशियल है। ब्रिटेन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो 50% उन लोगों पर लगाए हैं जिन पर पहले से सैंक्शन लगी हुई है, पहले पे उनके किसी तरह के प्रतिबंध थे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि ये जो सैंक्शंस है ये कोई अभी गंभीर नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि रूस की अर्थव्यवस्था क्रिपल्ड हो जाएगी या रूस का इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्रिपल्ड हो जाएगा, उसका एहतियात वो रख रहा है। पश्चिम की देश को भी पता है कि अगर प्राकृतिक गैस और तेल ये अगर रूस से आना बंद हो जाएंगे या इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो उनके हित में नहीं होगा। तो अभी तक सब कुछ जो है बहुत ही सिंक्रोनाइज, डिप्लोमेटिकली बहुत ही कैलकुलेटेड किया जा रहा है, जिससे रूस को संदेश भी दिया जा सके, रेटोरिक भी बन सके, लेकिन कुल मिला के जो तेल के फंडामेंटल्स है, जो एनर्जी के फंडामेंटल, उनको कोई भारी चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसको पश्चिम भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहुत ही ऑर्केस्ट्रेट सब कुछ हो रहा है, तो बाजार इसको समझ चुका है। इसलिए आपने देखा बाजार में रिएक्शन है, लेकिन कोई मैच्योरिटी के साथ रिएक्शन है, कोई ओवर रिएक्शन बाजार नहीं कर रहा। जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो सप्लाई डिसरप्शन हो जाए या युद्ध के आसार हो, मुझे कम से कम ऐसा अभी आज की तारीख में नजर नहीं आता। जी हाँ, और नरेंद्र जी, आपसे पहले भी बात हो रही थी और तभी भी यही था कि बाजार काफी मैच्योर यहाँ पर रिएक्शंस दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वन वे रैली या एक कोलैप्स हम बाजार में आता हुआ देख रहे हैं। एक रेंज भी बन रही है और बाजार यहाँ पर न्यूज को रिएक्ट भी कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो ये कंसर्न्स हैं ये आज और कल में तो खत्म होने वाली नहीं है? कितना लंबे समय तक बाजार को तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की उठापटक या इस तरह की स्टेटमेंट्स हम इन कंट्री से आता हुआ देखेंगे? देखिए, अगर आप इतिहास उठाएं तो पिछले 110 साल में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं वो तेल को लेके हुए हैं, ऊर्जा से युद्ध हुए हैं। उसका कारण हो तो ऑयल सेक्टर जो है, जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वो उसको पता है कि इनसे कैसे जूझना होता है। ज्यादातर दुनिया में तेल ऐसे देशों में पाया जाता है, ऐसे भूगोल में पाया जाता है जो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, यहाँ तानाशाही होती है या पॉलिटिकल टर्मोइल में जीते हैं। 70% तेल दुनिया के ऐसे इलाकों से निकलता है जहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल इज वे ऑफ लाइफ है। तो ऐसा तेल जगत जानता है इससे कैसे डील किया जाए। इसीलिए जो मेच्योरिटी मार्केट में आपको दिख रही है, क्योंकि बाजार तो एक तरह से खुश है, प्रोड्यूसर्स भी खुश हैं, वो इसलिए कि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। जो बीच में जो प्लेयर होते हैं जिसमें आपके हेजिंग भी करते हैं, वो सब भी बहुत खुश हैं, क्योंकि सबको जो है ऑलरेडी $15 का फायदा हो रहा है पर बैरल पे। तो वो उनको किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि ओवर रिएक्शन इसीलिए नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन होती है तो उनको लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं कोई इसका आपको सबूत नहीं दे सकता, मुझे लगता है जो पश्चिम के ताकतवर देश हैं उनकी बाजार में चलती है, उनके बाजार में कहाँ
प्रेशर होते हैं एक्यूपंक्चर की तरह, वो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका जैसी ताकतें तेल के बाजार को कहीं ना कहीं छुपे तरीके से हमेशा उनकी भूमिका होती है, और वो काम हो रहा है। वो इसीलिए मार्केट में और मार्केट की मेच्योरिटी कुल मिलाकर के जो अभी जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ा ड्रामेटिक अंतर हो जाएगा, $150 हो जाएगा तेल, ये ऐसा भी नहीं होने वाला है जब तक कि कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट जेन्युइन अभी सरफेस पे ना आ जाए। कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट अभी नहीं है, डिमांड अभी भी बढ़ रही है, सप्लाई जो है मैनेजेबल है, और रूस से जो सप्लाई है लगातार, चाहे वो गैस की हो या तेल की, लगातार चल रही है। जहाजों पे तेल लाता जा रहा है, LNG रूस से एक्सपोर्ट हो रही है, भारत में भी आ रही है, भारत में भी तेल आ रहा है, दुनिया के तमाम बाजारों में आ रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट अभी तक बहुत ही रिस्पॉन्सिवली, बहुत मेच्योरिटी उसने रिस्पॉन्स किया है, और ये एकदम बदल जाएगा। उसका मुझे वजह समझ नहीं आती, जब तक कि जो वॉर है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये अमेरिका ये ठान ले कि भाई अब तो युद्ध करना है, जो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। जी हाँ, क्लियरली। लेकिन सिचुएशन काफी चेंज होती हुई नजर आई है। जहां पर हमने पिछला साल खत्म किया था और जैसे इस साल की शुरुआत हुई है और जहां पर हम यहाँ पर खड़े हैं, काफी चेंजेस हमने पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सुनील, आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह की उठापटक यहाँ पर जारी है, ऑलमोस्ट 100, ऐसा कह सकते हैं 99 नॉट आउट जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, कैसे आप देखते हैं प्राइसेस को? जी मनीषा जी, अगर हम जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 2022 का फोरकास्ट देखते हैं, तो उन्होंने तकरीबन $80 प्रति बैरल तक का एक एवरेज बनेगा इस साल में, ऐसा उन्होंने अंदेशा दिया हुआ है। करंट भाव क्लोज टू $94-95 बैरल के रेंज में है। और हालांकि जो रूस और यूक्रेन में जो टेंशन है, तो अल्टीमेटली वहां पे इंटरमीडिएट इन अ डे स्पाइक वगैरह देखने को मिलता है, जैसे हमने क्लोज टू $100 पर बैरल तक भी हमने देखा क्रूड ऑयल में। अभी $94-95 के बीच में एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस के इकोनॉमिक डेटा भी अभी सपोर्ट करने आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा 2 से 3 जो डेटास थे वो सपोर्टिव आए हैं। और चाइना की तरफ से इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट देने के लिए उन्होंने रिवर्स रेपो रेट भी एक मार्केट में उतारा, जहां पे तकरीबन $15.5 बिलियन तक का फंड जो है इन्फ्यूज किया, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो दोनों तरफ के फंडामेंटल्स जो हैं क्रूड ऑयल में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है एक दायरे में ट्रेड करेगा आने वाले समय में। $100 बैरल थोड़ा स्टीप रहेगा, क्योंकि यूएस और अदर कंट्रीज चाहेंगे कि प्राइसेस ओवरबोर्ड ना चले जाएं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि प्राइसेस डिमांड के चलते बहुत ज्यादा सस्ते भी नहीं होंगे। तो नियर टर्म में मुझे लगता है $90 प्रति बैरल तक का एक बेस जो है बना सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं, तो करंट फंडामेंटल के हिसाब से मुझे लगता है डिप पे बाइंग की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जब तक ये रशिया और जो यूक्रेन का इशू है सुलझ नहीं जाता, ये एस्केलेट नहीं होता है। डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन रीसेंट हाई से ₹250 नीचे है अभी प्राइसेस, जैसे 7,100 तक का लेवल हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा था, अभी 6,880 के रेंज में है। अगर चार्ट्स के हिसाब से देखें तो 6,850 का एक सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगा के 6,880-90 के रेंज में बाय करें, तो मुझे लगता है फिर से एक बार 6,950 to 7,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। डे ट्रेडर्स बाय करके चलें 7,000 के टारगेट से। ऑलराइट, तो खरीदारी अभी भी कच्चे तेल में की जानी चाहिए। जिस तरह की मुनाफा वसूली कल की तेजी के बाद आई है, शायद बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। जय, आप यहाँ पर इसे नेचुरल गैस को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली अब? जी मनीषा, देखिए नेचुरल गैस क्रूड दोनों में मुझे लगता है करंट सिनेरियो में बिल्कुल ही न्यूज़ ड्रिवन रैली मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो ना यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स टेक्निकल्स इतने शॉर्ट टर्म में काम नहीं करेंगे। तो कोई भी ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता है, उसके ध्यान में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड को वो प्रॉपरली एसेस करके ही यहाँ पे ट्रेड या कोई पोजीशन बनाए। जैसे मूवमेंट है, देखिए कल हम लोगों ने $99.5 के आसपास देखा क्रूड जाते हुए। नेचुरल गैस में भी मूवमेंट है, और रशिया एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है जहां पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 12% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स रशिया करता है। नेचुरल गैस के लिए गैसप्रोम एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है जो रशिया बेस्ड है। तो यहाँ पे कोई भी सैंक्शन या किसी तरह के न्यूज़ सैंक्शन रिलेटेड आते हैं तो प्राइसेस में बहुत इरेटिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई छोटा निवेशक, छोटा ट्रेडर है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक उसे साइडवेज या अवॉइड करना चाहिए कोई फ्रेश ट्रेड बनाना। कोई थोड़ा सा रिस्क टेकर है तो उसे प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर एसेस करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस में मूवमेंट बहुत वाइल्ड रह सकते हैं जब तक ये मामले पे कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आए। ओवरऑल व्यू बुलिश है, बट अगेन ट्रेड विद अ कॉशन।
ऑलराइट, ये तो बात हुई कच्चे तेल की। एक और सेक्टर जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है वो है मेटल्स प्राइसेस। निकल में यहां पर लगातार 10 साल के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। ऑलमोस्ट $25,000 पर टन के आसपास के लेवल्स यहां पर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी यहां पर एल्यूमिनियम में है, जहां पर हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। पिछली बार एल्यूमिनियम में $3380 पर टन का हाई लगाया था 2008 में, और उसके बाद हमने $3420 पर टन का हाई यहां पर कल न्यूयॉर्क सेशन में लगते हुए देखा है। क्लियरली उन ऑल टाइम हाईज के बाद कुछ कंसोलिडेशन यहां पर आपके प्राइस मूव्स पे देखने को मिली है। लेकिन जय, कैसे देखते हैं आप इस तरह के रनअप जो हमने इन मेटल्स में आते हुए देखे हैं? मनीषा जी, देखिए, बेस मेटल्स ऐसे ही काफी एक बुलिश ट्रैजेक्टरी में है, और स्पेशली अगर एल्युमिनियम की बात करें तो रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है एल्युमिनियम मार्केट में ग्लोबली। ऑलमोस्ट 6% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन रशिया से आता है, और रुसाल जो एक मेजर प्लेयर है एल्युमिनियम में, वो भी रशियन कंपनी है। तो यहाँ पे कोई भी इवेंट्स जो रोल आउट होंगे उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे सैंक्शंस आता है तो यहाँ पे अगर रशिया से एल्युमिनियम प्रोडक्शन एक्सपोर्ट नहीं होता है तो एक ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज आएगा, जिसके कारण प्राइसेस और नए हाई बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे सैंक्शंस नहीं भी लगते हैं तो भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरली अगर डिमांड है वो काफी निकल के आने वाले टाइम में, तो एल्युमिनियम में हर डिप पे बाइंग की ही रणनीति रखें। करंट लेवल से भी मुझे लगता है अपसाइड 260, 275, 280 तक का लेवल पॉसिबल है एमसीएक्स प्राइसेस पे। सो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले जय, आप सोने को कैसे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1913 के हाईज बनाने के बाद कुछ मुनाफा वसूली? जी मनीषा, मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो बुलिश मोमेंटम है वो आगे भी कायम रहेगा। यूएस इन्फ्लेशन, यहाँ पे मार्च में फेड के तरफ से रेट हाइक होना, प्लस अभी जो करंट क्राइसिस सिनेरियो है, ये सारा चीज गोल्ड के फेवर में है। रुपी में यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रेंथ है, उसके कारण इसमें दबाव है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है $1920 अगर एक बार ब्रीच होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो नेक्स्ट लेवल अराउंड $1965, $1970 तक रहेगा। तो हर टिप पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी गोल्ड के लिए। खरीदारी यहाँ पर सोने में करके चलना है, और मेटल्स में ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से कच्चे तेल का हाल है, डे टू डे डेवलपमेंट्स का असर हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। जय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री स्पेस की। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। नजर अब यहाँ पर एग्री स्पेस पे डालेंगे, जहां पर खाने के तेलों में जोरदार तेजी है। सोया तेल के भाव आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, जहां पर 2% की बढ़त है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल ऑल टाइम हाईज पर है। सुनील, कैसे देखते हैं आप ये सेक्टर? सुनील, कैसे देखते हैं आप खाने के तेलों के प्राइसेस यहां से? जी मनीषा जी, मुझे लगता है सोया ऑयल के प्राइसेस पे या तो क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, उसका एक असर हमको देखने को मिल रहा है। और इवन अगर हम WHO का न्यू अपडेट देखते हैं कोविड के इन्फेक्शंस पे, तो वीक ऑन वीक 20% ड्रॉप देखने को मिला है। तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हम बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो ऑयल कंजम्पशन की जो खपत है वो बढ़ने की गुंजाइश है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि चाइना की तरफ से इंपोर्ट प्रोस्पेक्ट जो है हायर है, डिमांड बढ़ने की गुंजाइश है। और जो सोया ऑयल के जो भाव बढ़े हैं वो CPO के प्रीमियम्स में रिडक्शन आया है, वहां पे भी एक हमको प्राइसेस में इम्पैक्ट देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एडिबल ऑयल का जो ग्लोबल डिमांड है वो अभी भी ड्राइव कर रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में सोया तेल मुझे लगता है फिर से एक बार 1250 का लेवल एक बार छू सकता है, बट नियर टर्म में 1350 या 1360 का रेंज में एक दो दिन प्राइसेस मेंटेन कर सकते हैं। सेल ऑन राइस की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी सोया ऑयल पे यहाँ पे, क्योंकि प्राइसेस प्रीमियम पे हैं, मल्टी ईयर हाई पे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। तो जो कॉशियस ट्रेडर्स हैं मेरे ख्याल से, हालांकि डेरिवेटिव मार्केट में ये ट्रेडिंग अभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में, बट जो फिजिकल स्टॉकिस्ट हैं मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करके निकल जाए तो अच्छा है। आपसे एक व्यू यहाँ पर कॉटन पर भी लेना चाहेंगे, जहां पर हमने कुछ मुनाफा वसूली इंटरनेशनल मार्केट्स में आते हुए देखी थी, उसका असर भारतीय बाजारों में भी था। नहीं कि प्राइसेस बहुत चढ़ चुके थे, लेकिन जो आज खरीदारी यहाँ पर लौटी है उसे आप कैसे रीड करेंगे, और आप कहेंगे कि मुनाफा वसूली पूरी हो चुकी है, खरीदारी के मौके फिर हैं? जी मनीषा जी, अगर कॉटन के फंडामेंटल देखते हैं तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है,
और जो ईयर एंडिंग स्टॉक है वो भी लोअर रहने का अंदेशा है, तो उसके वजह से सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम ग्लोबल कॉटन प्राइसेस भी देखते हैं, डिमांड क्योंकि ग्लोबली अच्छी है तो उस वजह से ग्लोबल कॉटन प्राइसेस भी सस्टेन कर रहे हैं ये रेट्स पे। तो जी रिसेंट करेक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। टेक्सटाइल्स की तरफ से डिमांड अच्छा एक्सपेक्टेड है, इवन ग्लोबल डिमांड भी आने वाले समय में अच्छा रहने का एंटिसिपेशन है। तो अभी डोमेस्टिक मार्केट में मार्च का कॉटन 37,200 के रेंज में चल रहा है, 180 रुपए का तेजी आज के मार्केट में देखने को मिल रहा है। 37,000 और 37,200 के रेंज में बाइंग एंट्री बनती है। 36,800 36,700 का सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 37,800 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। और मसालों में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है सुनील, वहां पर हमने तेजी जारी रहते हुए देखी है। धनिये में स्पेशली वायदा भी यहां पर 11,100 के पार निकलता हुआ नजर आया है। एक्चुअली ओवरऑल सेक्टर में करीबन आधे से 2% की बढ़त आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर कोई न्यू स्ट्रैटेजी जो आप देखेंगे, और जो ये धनिये के करंट लेवल्स हैं 11,200 के, अब यहां से क्या स्ट्रैटेजी है? जी मनीषा जी, जैसे आपने बताया ओवरऑल स्पाइस पैक जो है तेजी में है। टर्मरिक 70-80 रुपया तेजी में आज ट्रेड कर रहा है। जीरा भी तकरीबन 200-250 रुपए तेजी में ट्रेड कर रहा है, और जैसे आपने बताया धनिया भी तकरीबन 11,200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्पाइस कॉम्प्लेक्स में एक तो जैसे मैंने बताया कि कोविड के इन्फेक्शन लेवल्स कम हुए हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा है, तो वहां की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा, अगर हम स्पाइसेस में टर्मरिक को ध्यान देते हैं तो क्रॉप डैमेज का न्यूज है, जो क्वालिटी मार्केट में है वो खराब क्वालिटी की है, तो अच्छे क्वालिटी की टर्मरिक जो है मार्केट में कम है, तो उसकी वजह से भी टर्मरिक के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और जीरा ऑन द अदर हैंड 40% लेस सोइंग है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और एक्सपोर्ट डिमांड जीरे में भी अच्छा है, तो उस वजह से हमने तेजी बरकरार होते हुए देखा है। धनिया भी मुझे लगता है कि यही ट्रेंड को फॉलो करेगा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट डिमांड जो है प्राइसेस को ड्राइव करेगा, और डोमेस्टिक मार्केट में जो शॉर्टफॉल है उसका भी हमको ओवरऑल स्पाइस पैक में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। टर्मरिक मुझे लगता है कि 10,400 का लेवल जा सकता है। जीरा मुझे लगता है कि 22,800 22,900 तक का लेवल छू सकता है। और धनिया मुझे लगता है कि अभी भी 200-300 रुपए का तेजी जो है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो 11,200 के रेंज में अगर बाई भी करना है तो कर सकते हैं। 11,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और 11,600 का टारगेट धनिया में लेके चल सकते हैं। ओके, यानी कि खरीदारी यहाँ पर कॉटन में, मसालों में बनी रह सकती है। खाने के तेलों में प्रीमियम पे है तो कॉशियस रहें, वहाँ कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट को बाजार में है। बहुत शुक्रिया सुनील साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।